फ्र2 अध्याय 11 तितली हलचल। उसने अपनी निगाह उस दिशा में डाली जहां रक्त से जुड़ी हुई प्रतीत होने वाली जैव विद्युत तरंगे दिखाई दे रही थीं। सैकड़ों हजारों तितलियां उसकी ओर एकत्रित हो रही थीं। दुर्भाग्यवश उनका आगे का भाग्य बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा निंगजी ने अनुमान लगाया था। जैसे ही वे निंगजी की दृष्टि रेखा में आए, वे रक्तशिरा उड़ने वाले कीड़ों के विशाल झुंड में समाहित होकर नष्ट हो गए। धत्तेरी की उसकी रक्तरेखा से जुड़ी 1000 से अधिक जैव विद्युत तरंगे पल भर में टूट गईं, जिससे निंगजी का दिल कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि हर टूटी हुई जैव विद्युत तरंग एक छोटे से जीवन के मुरझाने का प्रतिनिधित्व करती है। उसे पता नहीं था क्यों। हालांकि वह नहीं चाहता था कि वे आए और उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब जब वे सचमुच आ गए थे, तो उसे वास्तव में आंसू बहाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। ठीक इसी क्षण चूजों के घोंसले द्वारा उत्पन्न जैव संचार में व्यवधान पुनः सक्रिय हो गया और लड़ाई पूरी तरह से छिड़ गई। 3 नियंत्रित सदा योद्धा कीटों द्वारा पूरी ताकत से उनकी रक्षा किए जाने और चूचेनिक्सी की अपनी जबरदस्त युद्ध शक्ति के साथ फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं था। उन्हें कुछ मामूली फायदे भी मिले क्योंकि अन्य सदा योद्धा कीटों ने चूचेनिक्सी को मारने की हिम्मत नहीं की। बेशक ये केवल अस्थायी था, जो कुछ ही सेकंड तक चला। कई अन्य सदा योद्धा की जब जैव विद्युत तरंगों के माध्यम से नियंत्रित जर्ग के साथ संवाद करने में विफल रहे, तो उन्होंने तुरंत उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया। सदा योद्धा कीटों में से एक के टुकड़े टुकड़े लगभग तुरंत ही हो गए। अगर निंगजी जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता, तो संभावना है कि वह जल्द ही कीड़ों के समुद्र में दब जाएगा। इस अत्यंत गंभीर संकट के क्षण में ही चूजों के घोंसले के भीतर अनगिनत लाल बिंदु दिखाई दिए। इमारत के बाहर आकाश में सूर्य को ढकने वाला एक रंगीन बादल तेजी से इकट्ठा हो रहा था। इस रंगीन बादल के भीतर निंगजी ने अनगिनत आनंद की भावनाओं को महसूस किया, जो संभवतः उसके बुलावे के कारण ही उत्पन्न हुई थी। ऐसे क्षण में और ऐसे ढंग से ये रंगीन बादल स्वाभाविक रूप से फिर से तितलियां बन गया। विशाल अनगिनत हर तरह की तितलियां। पलक झपकते ही निंगजी को एक बार फिर अनगिनत रक्त संबंधी जैव विद्युत तरंगे प्राप्त हुई। उनकी घनिष्ठता और आदर ने निंगजी को अंदर से और भी निराश कर दिया, क्योंकि निंगजी जानती थी कि इन तितलियों की ताकत से वे कोई हलचल नहीं मचा सकती, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। वे केवल अपनी जान जोखिम में डाल रही होंगी। इससे पहले हजारों लोगों के साथ भी ऐसा ही था, और अब दसियों हजार, लाखों, करोड़ों और यहां तक कि करोड़ों लोगों के साथ भी यही स्थिति है। इस विचार के साथ निंगजी ने तुरंत घोंसले में फैलने का संकेत देने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसकी चेतना को दोबारा प्रजनन घोंसले में डाला गया, अचानक उसके भीतर से कोमल रंगीन प्रकाश तरंगों की लहरें फूट पड़ीं। ये रंगीन प्रकाश तरंग निंगजी के शरीर से होकर गुजरी और आकाश तक फैलकर पूरे तितली समूह को ढक लिया, उन्हें एक हल्के रंगीन वस्त्र में लपेट दिया। इस रंग बिरंगे वस्त्र के प्रकट होते ही ये कमजोर तितलियां बदलने लगीं। इस समय ये तितलियां मानो छोटी ऊर्जा ग्रहण करने वाली मशीनों में बदल गई हों, जो लगातार इस दुनिया से डार्क एनर्जी खींच रही हों। वूश! पलक झपकते ही अनंत डार्क एनर्जी आकाश में उमड़ पड़ी, घनी और चिपचिपी, जिसने पूरी दुनिया को रंगीन बना दिया। इमारत के पास तो यह और भी अधिक तीव्र था। ये डार्क एनर्जी छोटे छोटे रंगीन धूल के कणों में संघनित होकर आसमान से रंगीन बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिर रही थी। धमाका! बाहर हो रहे बदलावों को भांपते हुए निंगजी ने एक सदा योद्धा कीट को नियंत्रित किया, मोटी दीवार को तोड़कर इमारत से बाहर निकल भागा। चूचेनिक्सी और यहां तक कि सादा जर्ग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन बाहर हो रहे बदलावों को भांपते ही वे सब रुक गए। आसमान में रंगीन लपटों के गोले की तरह उमड़ते हुए तितली झुंड को देखने लगे और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। इस पल ऐसा लगा मानो पूरे युद्ध क्षेत्र पर विराम लग गया हो। आकाश और पृथ्वी के बीच केवल तितलियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज ही रह गई, मानो लगातार टिमटिमाती लौ हो। रंग बिरंगा आकाश, रंग बिरंगी धरती, रंग बिरंगी काली ऊर्जा ने सब कुछ रंग दिया। निंगजी अनायास ही धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उस पर रंगीन प्रकाश की किरणें पड़ रही थीं और उसके शरीर में गर्मी की लहरें दौड़ रही थीं। इस समय वह एक खगोलीय पिंड की तरह प्रतीत हो रहा था, जो एक साथ कुछ अवशोषित कर रहा था और कुछ विकीर्ण भी कर रहा था। सम्राट, क्या आप हमारे सम्राट हैं? आपके बुलावे के लिए धन्यवाद। आखिरकार हमने सम्राट को देख लिया। सम्राट, निश्चिंत रहें, आपकी प्रजा निश्चित रूप से आपकी अच्छी तरह रक्षा करेगी। सम्राट, सम्राट, सम्राट! रंग बिरंगे बादलों में लिपटी अनगिनत जैव विद्युत तरंगें, साथ ही गर्मी की लहरें निंगजी के शरीर में प्रवेश कर गईं और प्रजनन घोंसले के भीतर एक विचित्र ऊर्जा पनप रही थी।
निंग जी ने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही है, फिर वह अर्धजागृत और अर्धनींद की अवस्था में चला गया। उसे धुंधले ढंग से केवल घोंसले से निकलने वाली जैविक संचार की लगातार बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और अंत में वह गहरी नींद में सो गया। जिस क्षण निंग जी बेहोश हुआ, उसका शरीर, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तुरंत ठीक हो गया। भारी मात्रा में डार्क एनर्जी प्रवाहित हुई और लाखों मानसिक तितलियों के विश्वास ने निंग जी को एक देवता में परिवर्तित कर दिया, जो असाधारण शक्ति से युक्त था। इन जर्गों का पूरी तरह से सफाया कर दो। आसमान से मिलती जुलती रंग बिरंगी तितलियों की लहर में पल भर में एक तीव्र जैविक संचार की लहर दौड़ गई। वूश वूश, आक्रामक आक्रमण शुरू हो गया। आकाश में तितलियों का झुंड एक लहर की तरह उमड़ पड़ा और नीचे स्थित सादा जर्ग की ओर बढ़ने लगा। स्विश स्विश स्विश, डार्क एनर्जी के प्रभाव में आकर ये साधारण तितलियां अब साधारण नहीं रह गईं। उनके शरीर भले ही अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनके तितली जैसे पंख अब मिश्र धातु के ब्लेड की तरह तेज थे। शायद वे सादा जर्ग के कठोर कवच को भेद न सके, लेकिन उनकी आंखें चीरना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक के बाद एक तितलियां आगे बढ़ती गईं, लहर दर लहर। भारी जानमाल के नुकसान के बावजूद वे एक के बाद एक जटिल आंख, एक के बाद एक सिर को भेदने के लिए संघर्ष करती रहीं। अपने सम्राट की रक्षा के लिए वे बहादुर योद्धाओं की तरह थे, जो न तो जीवन से डरते थे और न ही मृत्यु से, बल्कि सादा जर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के जीवन का बलिदान देते थे। और एक परग्रही आक्रमणकारी जर्ग होने के नाते सादा जर्ग ने स्वाभाविक रूप से कमजोरी नहीं दिखाई। ब्लैक ग्रीन लीपर के हंसिया जैसे जबड़े हवा की तरह नाचते थे, रक्तशिरा उड़ने वाला कीट तूफान की तरह हिंसक थे, और सादा वॉरियर इंसेक्ट्स ने अपने बाएं पैर के जैविक आग्नेयास्त्रों को हल्के से ऊपर उठाया, जिससे गहरे लाल रंग की रेडियोधर्मी ऊर्जा की किरणें निकली और पल भर में एक बड़ा खाली क्षेत्र साफ हो गया। लेकिन चाहे वे उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से साफ कर दें, आसपास की तितलियां अंतहीन प्रतीत होती थीं, और साफ करने के लगभग तुरंत बाद ही वे उस स्थान को फिर से भर देती थीं। तितलियों की भारी संख्या के प्रकोप के कारण ब्लैक ग्रीन लीपर और ब्लड वेन फ्लाइंग इंसेक्ट्स के पास अब ध्यान देने का समय नहीं बचा था। के पास चूचेनेक्सी, केवल वे सदा योद्धा कीट सफाई करते समय ही तितलियों के झुंड को उन दोनों की ओर बढ़ते रहे। निम्न श्रेणी के अधिकारियों के रूप में सादा जर्ग, उनके पास न केवल अन्य कीड़ों को आदेश देने की क्षमता थी, बल्कि उनमें आत्म जागरूकता भी थी। वे अब भी सर्वोच्च निर्देश को नहीं भूले थे और हताशा में उसकी ओर बढ़ने लगे। चूचेनेक्सी की ओर बढ़ने लगे। चूचेनेक्सी की बात करें तो उसके पास भारी मात्रा में डार्क एनर्जी है। की बात है हवा में मौजूद। उसके पूरे शरीर पर फैली पन्ना हरी रोशनी और भी तेज हो गई, और उसकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति अब सादा जर्ग से जरा भी कमजोर नहीं थी। संख्यात्मक लाभ न होता तो चूचेनेक्सी को कोई खतरा न होता, कोई खतरा ही नहीं होता। स्विश स्विश स्विश, अचेतन अवस्था में भी निंग जी ने लगभग सहज रूप से चूचेनेक्सी पर मंडरा रहे संकट को भांप लिया था। की तरफ एक काली और एक रंगीन प्रकाश की दो धाराएं निकली और तीनों सदा योद्धा कीटों के सिर चूचेनेक्सी पर झपटने के लिए तैयार थे। के सिर पल भर में फट गए। उनमें से रंगीन तितली के शरीर की सतह पर रंगीन प्रकाश तरंगे कंपन कर रही थीं, और शेष बचे कुछ सदा योद्धा कीट तुरंत आत्मसमर्पण कर गए, मुड़ गए और सदा झुंड में घुसकर उनका वध करने लगे। संकट पूरी तरह से हल हो गया था, लेकिन लड़ाई जारी रही। तितली ज्वाराकाश में तितलियों का झुंड निरंतर बदलते रंग बिरंगे बादलों की तरह था, भव्य, रहस्यमय और बेहद। इस तरह के चौंकाने वाले और अजीबोगरीब दृश्य ने स्वाभाविक रूप से सभी तरफ से ध्यान आकर्षित किया। एक विशाल इमारत के शिखर पर नीले रंग के ड्रैगन जहाज के भीतर सहायता टीम के भीतर, जो किसी चीज की तलाश कर रही थी, एक लंबे युवक ने इस दृश्य को देखकर विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। कैप्टन वांग, जल्दी देखो, वहां क्या हो रहा है। क्या कोई नया गुप्त छेद दिखाई दिया है? जल्दी जाओ और देख लो। बीज सदा योद्धा कीट के दल बदल के साथ ही कीटों का झुंड तेजी से सिकुड़ने लगा। महज कुछ ही क्षणों में कभी विशालकाय दिखने वाला सादा झुंड घटकर मात्र कुछ ही सैनिकों तक सीमित रह गया, और युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। इस तरह की भयावह लड़ाई ने न केवल आसपास के मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि स्वाभाविक रूप से सादा जर्ग और यहां तक कि कुछ अन्य आक्रमणकारियों को भी झकझोर दिया, जिन्हें ईश्वर वंशज उतार चढ़ाव प्राप्त हुए थे। ताइहुआ शहर, योकोहामा रोड, सादा जर्ग वर्महोल के बाहर। उस जर्जर सड़क पर दर्जनों से लेकर सैकड़ों चिपचिपे अजीबोगरीब किलेनुमा संरचनाएं खड़ी थीं, और जमीन पहले से ही अनगिनत बिलों से घनी तरह से ढकी हुई थी।
असंख्य मनुष्यों को लगातार इन किलों या बिलों में भेजा जा रहा था, कुछ जीवित थे, अन्य शवों के रूप में। केंद्रीय किले में स्थित विभिन्न प्रायोगिक मेजों पर सैकड़ों परीक्षण विषय या तो दर्द से चीख रहे थे या चुपचाप लेटे हुए थे। लाल वस्त्र पहने कई शोधकर्ता उनके बीच घूम रहे थे, उनके एंटीना समय समय पर फड़फड़ा रहे थे, वे लगातार अवलोकन और संवाद कर रहे थे। हालांकि ठीक उसी क्षण उच्च पदस्थ सादा जर्ग में से एक ने अचानक क्रोध में अपने एंटीना को फड़फड़ाया और अगले ही पल बड़ी संख्या में सादा जर्ग बिलों से बाहर निकल आए। डॉट 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 पुछी। आखिरी रक्त नस वाले उड़ने वाले कीट को एक काले शरीर वाली लाल रंग की पैटर्न वाली स्वैलोटेल तितली ने छेद दिया और होंगक्सिंग बिल्डिंग के बाहर हुई यह मुठभेड़ वहीं समाप्त हो गई। परिणाम अप्रत्याशित था, विजेता निंगजी तितली जाति और मानवता थी। युद्ध के मैदान में विशाल रंगीन तितली झुंड के अलावा केवल सादा कीटों के शवों का ढेर ही बचा था। अनगिनत जीवित बचे लोग, जिनकी मृत्यु निश्चित थी, आकाश में तितलियों के झुंड को खाली निगाहों से देख रहे थे। इससे पहले किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस निराशाजनक स्थिति का समाधान इस तरह से हो सकता है। कई लोगों ने निंगजी को चू चेनिक्सी की रक्षा करते हुए देखा और तुरंत कृतज्ञता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। उनकी नज़र में तितली को चू चेनिक्सी द्वारा नियंत्रित किया गया होगा, इसलिए वह इस आपदा की रक्षक थी। अगर वह न होती तो इस इलाके में सभी लोग मर जाते। हालांकि पल भर के लिए ही सही, वे सभी दिशाओं से तेजी से घटनास्थल से भाग गए। आखिरकार इस कृतज्ञता के अलावा उन्हें अपने जीवन की अधिक चिंता थी। हालांकि फिलहाल तो सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन इतना बड़ा हंगामा मचाने के बाद अगर वे जल्दी से वहां से नहीं निकले और दोबारा घिर गए तो क्या होगा? कौन गारंटी दे सकता है कि अगली बार वह महिला फिर से ऐसी शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगी और उन्हें आग और पानी से बचा पाएगी? उन्हें बचाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस समय वह महिला अभी भी कुछ भयानक मानवाकार कीड़ों से घिरी हुई थी जो उसका पीछा कर रहे थे। ये बहुत खतरनाक था। चू चेनिक्सी भी वास्तव में बाकी सभी की तरह ही थी, उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था, लेकिन उसकी कृतज्ञता का पात्र कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आकाश में उड़ने वाली वह सबसे खूबसूरत तितली थी। इस समय वह तितलियों के झुंड के नीचे खड़ी थी और झुंड के भीतर तैरते हुए उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे निंगजी को खाली निगाहों से घूर रही थी। निंगजी अभी भी स्तब्ध अवस्था में था और तितलियों का वह झुंड जिसने उसकी जिंदगी को झुलसा दिया था, बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा। इस रंग बिरंगी बारिश में भीगते हुए अपनी चेतना खो देने के बावजूद निंगजी अजीब तरह से उदास था और रो रहा था, क्योंकि यहाँ की हर बूंद एक जीवन थी, तितली प्रजाति का जीवन। यह उसी का बुलावा था जिसके कारण ये नन्ही जिंदगियां, जिन्होंने केवल 3 दिनों के लिए ही अंधकार ऊर्जा का दीक्षा संस्कार प्राप्त किया था, पूरी तरह से नष्ट हो गईं। इस समय घोंसले के भीतर अनगिनत विदाई जैविक विद्युत तरंगे गूंज उठीं। सम्राट, हम जा रहे हैं। हमारी जरूरत पड़ने के लिए धन्यवाद। चाहे कभी भी हो, हम आपके साथ हैं। हम हमेशा आपके वफादार सैनिक रहेंगे। सम्राट, सम्राट, सम्राट। पुकारों की आवाज और चिंता की लहरों ने निंगजी को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके दिल में सुइयां चुभ रही हो और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस लौटी। इस समय निंगजी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास सब कुछ बदलने की शक्ति हो। नहीं, मत जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। रुको, मेरे लिए रुको। रहना। अपनी स्तब्ध अवस्था में वह सपने में होने की तरह दहाड़ने लगा। उसके प्रबल जुनून और उमड़ती भावनाओं के कारण चूजों का घोंसला पूरी तरह खिल उठा। अगले ही पल एक विचित्र दृश्य सामने आया। निंगजी के तितली जैसे शरीर के चारों ओर की हवा अचानक विकृत हो गई और फिर अचानक कहीं से एक जबरदस्त खिंचाव बल प्रकट हुआ। आकाश में रंगीन बारिश की बूंदों का मार्ग पल भर में बदल गया और सबकी निगाहों के सामने वे उस विकृत क्षेत्र में उड़ गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। यहाँ तक कि चू चेनिक्सी की रक्षा कर रही काली लाल स्वैलोटेल तितली भी अंततः उसमें कूद गई और पूरी तरह से गायब हो गई। इससे भी बढ़कर आकाश में मौजूद डार्क एनर्जी, जो इतनी घनी थी कि क्रिस्टलीकृत हो रही थी, वह भी बहुत कम समय में समाप्त हो गई। इस तरह के विचित्र दृश्य ने स्वाभाविक रूप से चू चेनिक्सी को एक बार फिर चौंका दिया, साथ ही सुरक्षा ब्रिगेड के बचे हुए 2 कप्तानों को भी। जिंग तियानी, चेन शुओ, वे दोनों मूल रूप से चू चेनिक्सी को खींचकर ले जाने के लिए उसके बगल में आए थे, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद वे अपना इरादा पूरी तरह से भूल गए। भारी मात्रा में डार्क एनर्जी और कमजोर तितली झुंड के आने से चेतना क्षेत्र में स्थित मूल रूप से धूसर रंग का घोंसला तुरंत रोशन हो गया और घोंसले के भीतर से अचानक एक विशाल 7 रंगों वाली नियॉन जैसी वृक्ष के आकार की वस्तु उभर आई।
इस विशाल वृक्ष के उदय के साथ ही घोंसले में समाये हुई तितलियों के सभी झुंड, जो बुझती मोमबत्तियों की तरह लग रहे थे, तुरंत ही तेजी से उस विशाल 7 रंगों वाले चमकीले वृक्ष पर उड़ गए, मानो 100 पक्षी फीनिक्स को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों। सम्राट, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके आवाज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता की लहरों के बीच एक के बाद एक तितलियां तेजी से विशाल पेड़ पर आकर बैठ गईं, और देखते ही देखते पूरा पेड़ तितलियों की परतों से ढक गया। निंग जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अपनी स्तब्धता में उसने पाया कि इन तितलियों की मरती हुई जीवन शक्ति का क्षय होना बंद हो गया था और वह धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे न केवल मरेंगे नहीं, बल्कि घोंसले में मिलने वाले पोषण से और भी मजबूत होते जाएंगे। बस इसी क्षण निंग जी को आखिरकार फिर से एहसास हुआ कि शक्ति का होना कितना महत्वपूर्ण है। आज से वह घोंसले की शक्ति का लगन से अध्ययन करेगा और खुद को मजबूत बनाएगा, क्योंकि सत्ता हासिल करके ही वह उन सभी चीजों की रक्षा कर सकता था जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। पत्नी, बच्चे और तितलियां। दरअसल न केवल वह, बल्कि चू चेनेक्सी, जो इस समय उसे देख रही थी, उसके दिल में भी मजबूत बनने का बीज बोया गया था। कुछ क्षण पहले अगर उनके सामने ये तितली न होती, जिसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई थी, तो वह और नन्ही निंगचू शायद बहुत पहले ही मर चुके होते। इस समय चू चेनेक्सी को इस बात का भी बेहद अफसोस हो रहा था कि उसने पहले अपने वंश से मिली हर चीज को ठीक से स्वीकार नहीं किया था, और यहाँ तक कि काफी उदासीन भी रही थी। उस भयानक झुंड ने उसे एक सबक सिखाया था, ऐसी दुनिया में केवल बलवान ही जीवित रहने के योग्य हैं। अपनी बेटी और अपने सामने बैठी तितली की रक्षा करने के लिए उसे मजबूत बनना पड़ा। वह इतनी शक्तिशाली है कि कीड़ों के झुंड को नजरअंदाज कर सकती है, और इतनी शक्तिशाली भी है कि ये कीड़े उससे डरने लगते हैं। ऐसे जादुई दृश्य में चू चेनेक्सी, शिंग तियानाई और अन्य लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन छोटी निंगचू को जब यह एहसास हुआ कि वे सुरक्षित हैं, तो उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई, और ऐसे जादुई दृश्य को देखने के बाद वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। वाह मम्मी, मम्मी, ये छोटी तितली कितनी अद्भुत है। क्या ये सारी तितलियां इसकी दोस्त हैं? क्या इन्होंने ही हमें बचाया है ना? छोटी निंगचू बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी और अभी अभी हुई लड़ाई के दौरान अपनी मां को गले लगाकर सहयोग कर रही थी। पिछले 2 दिनों के अनुभवों ने उसे सिखाया था कि राक्षस क्या होते हैं और उसे कब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसने अपनी मां की उंगलियों के बीच से उन लोगों की कई त्रासदियां भी देखी थी जिन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। महज 4 साल की उम्र में ही वह 2 दिनों में अचानक बहुत बड़ी हो गई थी। उस नन्हे बच्चे के शब्दों में इस समय उत्साह के साथ साथ कृतज्ञता भी झलक रही थी, और उसके खुलकर बोलने से स्वाभाविक रूप से जिन तियानई और चेन शुओ तुरंत होश में आ गए। हेलो मिस चू, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। यहाँ बहुत खतरा है, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। आप मुझे जानते हैं मिस चू, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी जो हंगामा हुआ वह बहुत ज्यादा था, हमें तुरंत चलना चाहिए। चू चेनेक्सी थोड़ी हैरान थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दूसरे कप्तान चेन शुओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। चू चेनेक्सी ने आसपास का जायजा लिया और फिर अपने ऊपर मंडरा रही तितली को देखा। मम्मी, मम्मी, हम इस नन्ही तितली को पीछे नहीं छोड़ सकते, ये हमारी नन्ही दोस्त है। दोनों चाचाओं को चू चेनेक्सी को तुरंत चले जाने के लिए कहते हुए सुनकर छोटी निंगचू ने गुस्से में अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। चू चेनेक्सी ने तितली की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि आप सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी ने इसे अभी अभी देखा होगा। ये तितली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सच कहें तो इसे हम अपने परिवार का हिस्सा मान सकते हैं। चू चेनेक्सी के शब्द थोड़े अटपटे थे और उनका लहजा तो और भी निर्विवाद था। हालांकि इन्हीं बेतुके शब्दों ने दोनों कप्तानों को थोड़ा परेशान कर दिया। उन्होंने पहले भी इस तितली का प्रदर्शन देखा था, और चू चेनेक्सी की देववंशी होने की अतिरिक्त पहचान के साथ दोनों ने स्वाभाविक रूप से कोई कठिन मांग करने की हिम्मत नहीं की। शिंग तियानई ने कुछ देर सोचा, फिर भौहें चढ़ाकर पूछा, तो मिस चू, क्या आप इसे नीचे बुला सकती हैं? यहाँ वाकई बहुत खतरा है, हमें तुरंत निकलना होगा। चू चेनेक्सी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर कोशिश करने का मन बनाकर उसने आकाश में निंग जी की ओर अपनी हथेली बढ़ाई। एक जादुई दृश्य घटित हुआ। आकाश में उड़ रही तितली ने चू चेनेक्सी को हाथ बढ़ाते हुए देखकर अत्यंत सहजता से उसके हाथ पर आकर बैठ गई। अपनी हथेली पर बैठी उस विचित्र तितली और अपनी बाहों में नन्ही निंगचू को लिए इस क्षण चू चेनेक्सी को ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया उसी की हो। पीछा करना, कदम, तेजी से जाओ।
चू चेनेक्सी अभी अपनी हैरानी से उबर भी नहीं पाई थी कि दोनों कप्तानों ने उसे फिर से आग्रह किया। इस बार चू चेनेक्सी ने एक पल भी देरी नहीं की और तुरंत उनके पीछे चल पड़ी। हम कहाँ जा रहे हैं? जहां तक निंगजी की बात है, चूंकि वह चू चेनेक्सी के पक्ष में लौट आया था, इसका मतलब था कि वह इन दोनों गार्ड कप्तानों को पसंद करता था। निंगजी ने रक्षक दल के कवचधारी योद्धाओं के वीरतापूर्ण प्रदर्शन को अपनी आंखों से देखा था। निंगजी के माता पिता इस शहर में नहीं थे, इसलिए उसके घूमने फिरने की जगहें बहुत सीमित थीं। चू चेनेक्सी की मूल योजना छोटी निंगचू को उसके माता पिता के घर वापस ले जाने की थी, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से सादा जर्ग का निशाना बन गई थी। अगर वह अब वापस जाती है तो यह अपने माता पिता को खतरे में डालने से अलग नहीं होगा। इस स्थिति में साधारण लोग होने के नाते उनके पास वास्तव में अपने कोई विचार नहीं थे। दोनों गार्ड कप्तानों का अनुसरण करना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि इस समय निंगजी भी चू चेनेक्सी की तरह ही उत्सुक थी कि वे आगे कहाँ जा रहे हैं। ताइहुआ पर्वत, वहां क्यों जाना है? चू चेनेक्सी हैरान थी। ताइहुआ प्राचीन शहर, सैन्य विभाग का गुप्त अड्डा। शिंग तियानई के जवाब ने निंगजी और चू चेनेक्सी दोनों के दिलों में एक झटका पैदा कर दिया, और उन्हें आगे कोई आपत्ति नहीं थी। सैन्य विभाग का एक गुप्त अड्डा, केवल इस नाम से ही उन्हें सुरक्षा का जबरदस्त एहसास होता था। हालांकि वे फिलहाल ताइहुआ शहर के दक्षिणी भाग में थे, जबकि ताइहुआ प्राचीन शहर पश्चिम में स्थित था। शांति काल में ये यात्रा बहुत लंबी नहीं होती थी, लगभग 50 किलोमीटर ही होती थी। लेकिन अब ताइहुआ शहर का दक्षिणी भाग कीड़ों के झुंडों से भरा हुआ था। उन 50 किलोमीटर की दूरी तय करना शायद आसान नहीं होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चाहे यह आसान हो या नहीं, यह आवश्यक था। इस प्रकार वे 4 लोग, एक तितली और 7 सदा योद्धा कीट, जिन्होंने पूरी तरह से निंगजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, तुरंत निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे कीटों के शवों से भरे युद्ध क्षेत्र से निकले, निंगजी को तुरंत फिर से एक खतरे का आभास हुआ। ये 30 से अधिक मानवाकार प्राणियों की एक टीम थी। निंगजी ने उनके भीतर एक अत्यंत गहरी ऊर्जा का अनुभव किया। न केवल उससे, बल्कि उसके बगल में मौजूद आत्मसमर्पण करने वाले सदा योद्धा कीटों ने भी तुरंत विरोध को भांप लिया। उन्होंने उन्हें पहचान भी लिया। रेड क्लाउड स्टार, लिजार्ड रेस, ग्रीन स्केल्ड वॉरियर्स। ब्रूडेमडर के माध्यम से निंगजी ने सादा योद्धा कीटों की संज्ञानात्मक क्षमता से उनकी पहचान के बारे में जाना। हरे रंग के शल्क वाले योद्धा रेड क्लाउड स्टार लिजर्डमैन के कुलीन लड़ाके थे। वे आमतौर पर टुकड़ियों में चलते थे और उनकी युद्ध क्षमता असाधारण थी, जो सादा योद्धा कीटों से किसी भी तरह कम नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत शक्ति बराबर थी, लेकिन संख्या बराबर नहीं थी। दुश्मन के पास 30 से अधिक सैनिक थे। निंगजी की तरफ से केवल 7 सदा योद्धा कीट थे। निंगजी एक का सामना कर सकता था, चू चेनेक्सी दूसरे को संभाल सकता था, और दोनों कप्तान अपनी जान जोखिम में डालकर एक का सामना कर सकते थे। कुल मिलाकर उनकी युद्ध क्षमता लगभग 10 के बराबर थी। सीधे टकराव में उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। रुको, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही निंगजी चू चेनेक्सी को चेतावनी देने के बारे में सोच रही थी, तभी चू चेनेक्सी को भी खतरे का आभास हो गया और उसने तुरंत समूह को रुकने का आदेश दिया। यह क्या है? जिंग तियानई थोड़ा हैरान था। उसका बाह्य कवच वाकई क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जैव डिटेक्टर अभी भी काम कर रहा था। यदि कोई खतरनाक जीव पास आता तो निगरानी करने वाली एआई उसे तुरंत सचेत कर देती। लेकिन फिलहाल निगरानी करने वाली एआई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, इसलिए उसने असमंजस में अपने बगल में बैठे चेन शुओ की ओर देखा। चेन शुओ ने भी भावहीन चेहरे के साथ जिंग तियानई की ओर सिर हिलाया। लगभग 30 इंसानों जैसे दिखने वाले जीवों का एक समूह। उनके शरीर ऊर्जा से भरे हुए हैं। यह एक ऐसा एहसास है जिसे मैं आपको समझा नहीं सकता। वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। अब हम क्या करें? चू चेनेक्सी वास्तव में धारणा की व्याख्या नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे उसे अपनी जानकारी साझा करने से नहीं रोका। चेन शुओ को थोड़ा संदेह हुआ। क्या आप निश्चित हैं? मुझे यकीन है। चू चेनेक्सी का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। उसकी स्पष्ट दृष्टि ने उसे बता दिया था कि दुश्मन बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? छिपने की जगह ढूंढो। जिंग तियानई ने अंतिम निर्णय लिया। चारों लोग और एक तितली अब और देर करने की हिम्मत नहीं कर पाए और पास ही स्थित शेंगटेन नामक एक बड़े होटल में घुस गए। 4 लोगों, एक तितली और 7 कीड़ों के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद 32 छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों का एक अजीब दस्ता सड़क पर आ पहुंचा।
उन्होंने गहरे हरे रंग का, शरीर से चिपका हुआ धातु का युद्ध कवच पहन रखा था। एक हाथ में हल्की गहरे लाल रंग की रोशनी से चमकती हुई तलवारें और दूसरे हाथ में काले और लाल रंग के रिवॉल्वर जैसे हथियार थे। उनके पैरों और पीठ से गहरे लाल रंग की थ्रस्टर लपटें निकल रही थीं, जो पूरी गति से आगे बढ़ते समय एक अदम्य, भारी दबाव पैदा कर रही थीं। चू चेनेक्सी, शिंग तियानई, चेन शुओ और यहाँ तक कि नन्हा निंग चू भी अपने सामने मौजूद जीवों को देखकर एक बार फिर चौंक गए। जिस क्षण छिपकलीनुमा प्राणी पहुंचे, उसी क्षण अचानक जमीन कांपने लगी और आकाश में एक भिनभिनाहट की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। शेंगटियन ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 2020 के अंदर मौजूद समूह ने दहशत भरी निगाहों से देखा कि दूर से दो विशाल पर्दे धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। जमीन पर गहरे नीले हरे रंग की एक चादर तेजी से फैल रही थी। आकाश में गहरे लाल रंग की चादर सूरज को ढक रही थी। कीड़े मकोड़े, कीड़ों का एक विशाल सागर, अनगिनत गहरे नीले हरे रंग के सदा लीपर और रक्त शिरा उड़ने वाले कीड़ों का एक विशाल झुंड। पैमाने को देखते हुए होंगक्सिंग बिल्डिंग के चारों ओर मौजूद लोगों की तुलना में इनकी संख्या कम से कम 5 या 6 गुना अधिक थी। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सादा जर्ग ज्वार की तरह आगे बढ़े। ये देखकर छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों का दस्ता भी तुरंत छिप गया। चाहे उन्होंने चू चेनेक्सी की उपस्थिति को भांप लिया हो या किसी अन्य कारण से, दुर्भाग्यवश उन्होंने भी शेंगटियन ग्रैंड होटल को ही चुना। शेंगटियन ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 2020 के अंदर का दृश्य। इतनी कम दूरी पर जिंग तियानई और चेन शुओ के बायो डिटेक्टरों ने स्वाभाविक रूप से विरोधियों का पता लगा लिया। चूंकि वे दुश्मन का पता लगा सकते थे, इसलिए चू चेनेक्सी ने अपने शरीर में मौजूद डार्क एनर्जी को कितना भी दबा लिया हो, दूसरी तरफ से उसे पहले ही भांप लिया गया होगा। डिटेक्टर पर लगातार पास आते हुए 30 से अधिक हरे बिंदुओं को देखते हुए गार्ड के दोनों कप्तान शिंग तियानई और चेन शुओ एक बार फिर आगे बढ़े। सच कहूं तो मुझे अब भी नहीं पता कि तथाकथित ईश्वर वंशज का वास्तव में क्या अर्थ होता है। हालांकि चूंकि आप परग्रही जातियों के पीछा करने का चित्रण कर सकते हैं, तो आप पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीते रहो। इस कार्ड पर मेरा सुझाव संदेश है और यह स्थिति निर्धारण प्रणाली आपको गुप्त अड्डे को खोजने में मदद कर सकती है। मिस चू, आपको जीवित रहना होगा। शिंग तियानई ने कुछ रहस्यमय निर्देश दिए, फिर चू चेनेक्सी को एक चुंबकीय कार्ड और एक घड़ी सौंप दी। चेन शुओ ने कुछ नहीं कहा। चू चेनेक्सी के हाथ में मौजूद लकड़ी के भाले को देखने के बाद उसने अपने कवच के बाईं ओर से मिश्र धातु की एक छोटी सी तलवार निकाली और उसे चू चेनेक्सी के हाथ में थमा दिया। जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, निंग जी ने अचानक 2 सदा योद्धा कीटों को दरवाजे को अवरुद्ध करने का आदेश दिया। वह जानता था कि ये दोनों कप्तान क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा पहने गए वॉरियर टाइप कवच की शक्ति के सामने दुश्मन को लुभाने के लिए नीचे जाना आत्महत्या से कम नहीं था। ये पूरी तरह से व्यर्थ होता। निंग जी की इस हरकत से चू चेनेक्सी को तुरंत स्थिति का एहसास हो गया। लगभग बिना शब्दों के ही चू चेनेक्सी निंग जी के इरादे को समझ गई। कप्तानों, दुश्मन को लुभाना व्यर्थ है। मौजूदा हालात को देखते हुए मौत तक लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, उनका निशाना शायद मैं ही हूं, और सिर्फ मैं ही। अगर हालात नामुमकिन हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जीवित रह पाएंगे और यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जानकारी फेडरेशन को दे पाएंगे। छोटी तितली, क्या मैं सही कह रही हूँ? चू चेनेक्सी ने अपना फैसला सुनाते हुए निंग जी से काफी औपचारिक ढंग से सवाल पूछा। निंग जी ने सहज रूप से अपने एंटीना हिलाए, फिर छोटे निंग चू के चारों ओर एक चक्कर लगाया और फिर दोनों कप्तानों के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए मुड़ गया। इस हरकत को देखकर चू चेनेक्सी स्वाभाविक रूप से समझ गई। छोटी तितली, तुम्हारा मतलब है दोनों कप्तानों को मेरी बेटी की रक्षा करने देना? निमंत्रण? जी हाँ, निंग जी का यही मतलब था। आखिरकार वे अपनी जान जोखिम में डालने वाले थे। नन्हे निंग चू को साथ लाने से सभी के लिए खतरा और बढ़ जाता। चू चेनेक्सी एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उसने निंग चू के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। चू चू, जाओ, इन दोनों चाचाओं के साथ ऊपर छिप जाओ। मम्मी थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढने आ जाएंगी, ठीक है? मम्मी, क्या मैं रुक सकती हूँ? छोटी निंग चू कुछ हद तक हिचकिचा रही थी, उसे सहज रूप से कुछ महसूस हो रहा था। चू चेनेक्सी की आंखें लाल हो गईं और उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम्हें दोनों चाचाओं के साथ ही जाना होगा। मम्मी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाएंगी। इतना कहकर चू चेनेक्सी ने अपने दिल में हिम्मत जुटाई और नन्ही निंग चू को शिंग तियानई की बाहों में सौंप दिया। छोटी निंग चू शिकायतों से भरी हुई थी, लेकिन उसने कोई नखरे नहीं दिखाए। रोते हुए स्वर में उसने विनती की, मम्मी, आप चू चू को ढूंढने जरूर आना।
ये सुनकर चू चेनेक्सी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। नम आंखों से उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। मम्मी कभी भी नन्ही निंगचू को पीछे नहीं छोड़ेगी। इस दृश्य ने दोनों कप्तानों को भावुक कर दिया। दोनों में से किसी ने भी इस तरह की स्थिति की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन दूसरे पक्ष का तर्क सही था। उनके पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था और वे इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। शिंग त्यानई ने मानक सैन्य सलामी देते हुए हाथ उठाया। सुश्री चू, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी बेटी की रक्षा अपनी जान देकर करूंगा। चेन शुओ ने भी हाथ उठाकर अभिवादन किया। उनकी दृढ़ निगाहों ने सब कुछ बयां कर दिया। शरीर और खून अलग हो गए और आगे का रास्ता अनिश्चित था। निंग जी को भी उतना ही दुख हुआ। जैसे ही उसके पंख हल्के से कान पे, उसके शरीर के चारों ओर का स्थान अचानक विकृत हो गया और उस लहर से एक काले और लाल रंग की स्वैलोटेल तितली उड़कर बाहर आ गई। जैसे ही यह काली मादा स्वैलोटेल तितली दिखाई दी, चू चेनेक्सी, कप्तान शिंग त्यानी और चेन शुओ सभी चौंक गए। तितलियों के झुंड और कीटों के झुंड के बीच पिछली लड़ाई के दौरान उन सभी ने इस काली स्वैलोटेल तितली की ताकत देखी थी। निंग जी के अलावा यह संभवतः सबसे शक्तिशाली तितली थी। इसके शरीर पर काली लपटें बह रही थीं, जिससे यह आसानी से गहरे नीले रंग के जर्लिंग और यहां तक कि रत्नस वाले उड़ने वाले कीड़ों के सिर को भी भेद सकता था। राजा उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह प्रकट होते ही काली और लाल रंग की स्वैलोटेल तितली तुरंत निंग जी के चारों ओर खुशी से उड़ने लगी। स्नेहपूर्ण जैव विद्युत तरंगों ने उसे घेर लिया। वह भी निंग जी को अपना साथी मानती थी। दरअसल वो पहले वाली ही मादा स्वैलोटेल तितली थी, लेकिन ब्रूडेम्बर द्वारा पाले पोसे जाने के बाद उसमें एक पूर्ण परिवर्तन आ गया था और उसमें एक विचित्र शक्ति आ गई थी जिसे एबिस डार्क मिस्ट्री बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। इस समय व्यक्तिगत शक्ति के मामले में वह निंग जी से बहुत कमजोर नहीं थी। कार्य रक्षा करो छोटी बच्ची की। निंग जी ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी बेटी निंग चू की रक्षा करने के लिए उसे बुलाया था। जैव विद्युत तरंगे संचारित हुई। बाद वाली ने तुरंत समझ लिया और जैसे ही उसके एंटीना ने निंग जी को हल्के से छुआ, वह तेजी से नन्हे निंगचू के पास उड़ गई। इस दृश्य ने चू चेनेक्सी, शिंग त्यानई, चेन शुओ और यहां तक कि नन्ही निंगचू को भी काफी सहज महसूस करने का मौका दिया। शिंग त्यानई और बाकी लोगों ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। नन्ही निंगचू को गोद में उठाकर वे झटपट सीढ़ियों की ओर गायब हो गए। जैसे ही जिंग त्यानई और उसका समूह वहां से निकला, उस आदमी और तितली ने सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर एक दर्जन से अधिक छिपकली जाति के हरे रंग के योद्धाओं को महसूस किया। अब उस आदमी और तितली को छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। 7 सदा योद्धा कीटों के साथ वे खुलेआम बाहर निकल आए। शेंगटियन ग्रैंड होटल की 20वीं मंजिल के खाली गलियारे में दोनों पक्ष मिले। नजदीक से देखने पर ये छिपकली जैसे दिखने वाले जीव इंसानों की तुलना में काफी लंबे लगते थे, अधिकतर 1.8 मीटर से अधिक। उनके शरीर हरे भूरे रंग के शल्कों से ढके थे और उनके पैरों के बीच लंबी पूंछें इच्छा अनुसार हिलती रहती थीं। वे थोड़ा झुककर चलते थे, लेकिन उनकी क्रूरता में कोई कमी नहीं थी। भयानक चेहरों, नुकीले दांतों और मुंह में तेजी से हिलती लंबी दोमुही जीभों के साथ वे स्पष्ट रूप से अत्यंत हिंसक प्राणी थे। हालांकि मुलाकात के बाद 16 छिपकली पुरुषों के इस दस्ते ने कुछ क्षण के लिए चू चेनेक्सी के समूह का जायजा लिया और तुरंत हमला नहीं किया। लिजर्डमैन दस्ते के नेता की आंखों में भी उत्साह झलक रहा था। ईश्वर वंशज रक्त उच्च स्तरीय जर्ग। उनकी कर्कश आवाज में एक स्पष्ट कंपन सुनाई दे रहा था, जिससे पता चलता था कि वे इस समय कितने उत्साहित थे। ये सुगंध जीवन और प्रकृति की ओर झुकी हुई है। नोबल रॉक सोल डिवाइन डिसेंडेंट वंश के उत्तराधिकारी, आपसे यहां मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम सोलोन है। मेरे स्वामी स्कालो के आदेशानुसार मैं आपको विशेष रूप से रेड ज़ेड मेन शिप पर आयोजित एक सभा में आमंत्रित करता हूं। हवा के कंपन का उपयोग करके सदा योद्धा कीट द्वारा दिए गए पिछले अधूरे भाषण की तुलना में ये छिपकली मानव सही मंदारिन बोल रहा था। सच कहें तो ये कहना झूठ होगा कि चू चेनेक्सी और निंग जी इस दृश्य को देखकर चौंके नहीं थे। एक छिपकली सचमुच बोल रही थी। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी, फिर भी वह बोल रही थी। और वह मंदारिन भाषा बोल रहा था। वास्तविकता बस इतनी ही हास्यास्पद थी। रॉक सोल डिवाइन डिसेंडेंट ब्लडलाइन इनहेरिटर सोलोन स्कालो रेड ज़ेड मुख्य जहाज। छिपकली जैसे दिखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी ने चू चेनेक्सी के दिल में हलचल मचा दी। उसने बेपरवाही से कहा, देवता वंशज? कौन सा देवता वंशज? मैं तो बस एक साधारण महिला हूं। तुम कौन हो? स्कालो कौन है? और तुम मुझे किसी मुख्य जहाज पर क्यों आमंत्रित कर रहे हो? चू चेनेक्सी मूर्ख नहीं थी। वास्तव में वह काफी चतुर थी।
उसने तुरंत कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि अधिक जानकारी जुटाने के अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम प्राचीन रॉक्सोल साम्राज्य के देवताओं के वंशज हो। वह जीवंत डार्क एनर्जी बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। जहां तक हमारी बात है, हम सुदूर लाल बादल तारे से आए हैं। यहां आने का हमारा उद्देश्य आप जैसे ईश्वर वंशजों को ढूंढना है, ताकि हम महान विकास के मार्ग का अन्वेषण कर सकें। सोलन बहुत धैर्यवान था। उसकी नज़र में चू चेनेक्सी एक डिब्बे में बंद कछुए की तरह थी। यदि वह किसी ईश्वर वंशज को सीधे तौर पर अपने स्वामी के शोध में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए राजी कर सके, तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। इसलिए उसे लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी और वह काफी विनम्र भी था। अंधेरी ऊर्जा, विकास का मार्ग। चू चेनेक्सी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जो हल्की हरी रोशनी से घिरी हुई थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। जी, ऐसा लगता है कि भगवान के वंशज होने के बावजूद आपको अपनी पैतृक यादें भी वापस नहीं मिली हैं। इसलिए हमारे साथ सहयोग करना और भी जरूरी है। छिपकली नुमा सोलोन हंसा। उसने अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे कोई उसे कैसे भी देखे या सुने, उसकी हंसी फिर भी भयावह थी। चू चेनेक्सी तुरंत हंस पड़ी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मैं आपके साथ सहयोग नहीं करूंगी तो क्या होगा? फुफकार। सोलोन की दुमुही जीभ पीछे हट गई और उसने धीमी आवाज में कहा, ईश्वर के वंशज होने के नाते आपको अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। सच कहूं तो, चाहे आप इच्छुक हो या न हो, अंततः आपको हमारे साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल आपके पास चुनने की कोई शक्ति नहीं है। आपके साथ मौजूद जर्ग सिर्फ कठपुतली हैं, उनमें आपकी रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं है। और मैंने आपसे इतनी बातें इसलिए कही हैं क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी तरफ से सहयोग करने की पहल करेंगे। छिपकली जाति सद्भाव को महत्व देती है। व्यर्थ का प्रतिरोध हमारे बीच की शांति को ही नुकसान पहुंचाएगा। चू चेनेक्सी की आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। सामंजस्य को महत्व देना। चारों ओर खून और कटे हुए अंग बिखरे पड़े हों और चारों ओर केवल खंडहर और मलबा ही दिखाई दे रहा हो, तो क्या आप इसे सामंजस्य को महत्व देना कहते हैं? छोटी तितली, इन्हें मार डालो। जैसे ही चू चेनेक्सी चिल्लाए, वह झट से बाईं ओर के एक अतिथि कक्ष में घुस गई। निंगजी। छोटी तितली। कौन है वो छोटी तितली? ये नाम, बस। निंगजी मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसका शरीर असाधारण रूप से ईमानदार था। चू चेनेक्सी के मुंह से मार डालो शब्द निकलते ही उसने तुरंत सदा योद्धा कीटों को अपनी इच्छा से हमला करने का आदेश दे दिया। स्विश 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 स्विश। गलियारे में मौजूद 7 सदा योद्धा कीटों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे लाल रंग की लेजर किरणें आपस में टकराकर चमक उठीं। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ हरे रंग के खून का एक स्तंभ हवा में उछल गया। कैप्टन सोलोन, जो अपनी अकड़ और अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था, उसका सिर और कवच वाला हेलमेट पल भर में चकनाचूर हो गया। कप्तान, चींटियां, अज्ञानी और निडर, मार डालो। ईश्वर के वंशज को छोड़कर सबको मार। घात लगाकर हमला। स्विश स्विश स्विश। बूम 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 बूम। दोनों पक्षों ने गोलीबारी शुरू कर दी। लाल और नीली लेजर किरणें चमकती हुई शिनटियन ग्रैंड होटल की दीवारों में बड़े बड़े छेद कर गईं। अंततः विरोधी पक्ष के पास संख्यात्मक लाभ था। निंगजी के पक्ष ने तुरंत एक कीड़ा खो दिया, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। बेशक समान अस्तित्व के रूप में हरे रंग के तराजू वाले योद्धा छिपकली पुरुषों पर आधारित हैं। की तरफ कर्ण लेजर हथियारों से निकलने वाली रोशनी ने तुरंत सादा जर्ग का ध्यान आकर्षित किया। जैविक रेडियो तरंगों के स्पंदन के साथ सादा जर्ग का एक विशाल झुंड उमड़ पड़ा। एक विशाल झुंड होटल की ओर बढ़ने लगा। इनमें केवल काले हरे रंग के छलांग लगाने वाले और रक्तशिरा उड़ने वाले कीट ही नहीं थे शामिल थे, बल्कि कई विशेष प्रकार की जर्ग इकाइयां भी थीं जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थीं। उदाहरण के लिए 5 मीटर से भी अधिक ऊंचे विशालकाय शील्ड बीटल थे जो घेराबंदी टैंकों की तरह दिखते थे। रोलिंग ब्लेड कीट थे जो आक्रमण और बचाव दोनों के लिए ब्लेड वाले जायरोस्कोप की तरह गेंद में बदल जाते थे। और एक अजीब प्रकार का सादा जर्ग था एक अजीब प्रकार था जिसका रूप अगोचर था। स्पष्टतः पिछली हार ने सादा जर्ग को क्रोधित कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने वर्महोल के पास स्थित छत्तों से हर कीड़े को तैनात कर दिया। उच्च पदस्थ जर्ग की समझ के अनुसार वर्तमान मानव जाति के पास सादा झुंड को हराने की कोई संभावना नहीं थी। अवश्य ही कोई अन्य परग्रही जाति हस्तक्षेप कर रही होगी। इसलिए अपने भ्रमों में इस काल्पनिक शत्रु के खातिर और ईश्वर वंशज को पकड़ने के लिए उन्होंने इतनी हद तक प्रयास किए थे।
इसे जल्दी खत्म करो। 20वीं मंजिल के गलियारे के दाहिनी ओर छिपकली जाति का उपकप्तान स्थित है। की ग्रीन स्केल स्क्वाड के वाइस कैप्टन ने बख्तरबंद संचार प्रणाली के माध्यम से एक अत्यावश्यक आदेश दिया, क्योंकि उसके बायोस्कैनर पर सादा जर्ग के बीच सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाला कीट पाया गया था। दिखाई दिया था एक ब्रेन बग। सच कहूं तो अगर भगवान का वंशज उसकी आंखों के सामने न होता तो उपकप्तान सोका तुरंत अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश दे देता। लेजर फायरिंग की अफरा तफरी के बीच दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई और शेंटियन ग्रैंड होटल की 20वीं मंजिल पर आग लग गई। की 20वीं मंजिल तुरंत धूल और धुएं से भर गई। हालांकि कुछ अजीब हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी के एक दौर के बाद सदा योद्धा कीट और ईश्वर वंशज के जीवन चिन्हों का पता चला। के जीवन चिन्ह अचानक हरे रंग के कवच वाले विशिष्ट दस्ते की दृष्टि से गायब हो गए। धूल के बीच निंग जी के पूरे शरीर से एक चमकदार बहुरंगी प्रकाश निकल रहा था, जिसने चू चेनेक्सी और शेष बचे 3 सदा योद्धा कीटों को घेर लिया था। और भयंकर युद्ध के बाद एक देववंशी होने के नाते चू चेनेक्सी की डार्क एनर्जी की अनुभूति ने उसे बताया कि वर्तमान में उसके चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वो वही डार्क एनर्जी होनी चाहिए जिसके बारे में लिजिडमैन ने बात की थी, और वह भी एक अत्यंत उन्नत प्रकार की छलावरणकारी डार्क एनर्जी। इस छलावरणकारी ऊर्जा की आड़ में उसके शरीर के भीतर होने वाले डार्क एनर्जी के उतार चढ़ाव और सदा योद्धा कीट के जीवन चिन्ह दोनों पूरी तरह से छिपे हुए थे। ठीक उसी समय की तरह चू चेनेक्सी को महसूस हुआ कि यह उसकी रक्षा कर रहा है। चू चेनेक्सी को इससे हमेशा से ही बहुत आत्मीयता का एहसास होता था, जैसे कोई परिवार का सदस्य हो। ठीक इसी वजह से चू चेनेक्सी पिछली भयंकर लड़ाई के बाद इसके लिए वहीं रुक गई थी और उसने बिना किसी सवाल के इस पर भरोसा किया था। कभी कभी चू चेनेक्सी को यह भी आश्चर्य होता था कि क्या उसकी तथाकथित ईश्वर वंशज रक्तरेखा इसी तितली से आई है। आखिरकार उससे मिलने से पहले चू चेनेक्सी को लगता था कि उसके बारे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक कि वह अचानक फट नहीं गया, उस रक्तनस वाले उड़ने वाले कीट को मार डाला और उसके चेहरे से चिपक गया। उसके बाद सब कुछ असामान्य हो गया। जिसे मर जाना चाहिए था वह रहस्यमय तरीके से बच गई। न केवल उसका पुनर्जन्म हुआ, बल्कि उसने रहस्यमय तरीके से किसी ईश्वर वंशज की रक्तरेखा को भी सक्रिय कर दिया था। ईश्वर की इस वंशज की वंशावली को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, जिसने महज 2 दिनों में उसे लगभग एक अलग ही व्यक्ति में बदल दिया था। रॉक सोल डिवाइन डिसेंडेंट ब्लडलाइन, सादा जर्ग, रेड क्लाउड स्टार, रेड ज़ैडमेनशिप, स्कालो, लिजिडमैन। अब तक तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। बाहर गलियारे में अभी भी 10 लिजार्ड रेस के कुलीन सदस्य मौजूद थे और होटल के चारों ओर आसमान कीड़ों से भरा हुआ था। अगर यह सब एक सपना था तो चू चेनेक्सी को उम्मीद थी कि वह जल्द ही जाग जाएगी। दुर्भाग्यवश यह महज एक उम्मीद थी। कदमों की धीमी आहट ने उसे बताया कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। छिपकली जैसे दिखने वाले लोग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। वह महसूस कर सकती थी कि वे कई छोटे छोटे समूहों में बंटकर एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। किसी भी अप्रिय घटना को छोड़कर हरे रंग के शल्कों वाला छिपकली प्रजाति का योद्धा निश्चित रूप से 3 सेकंड के भीतर उस कमरे का दरवाजा खोल देगा जिसमें वे मौजूद थे। दरवाजा खोलने में लगने वाले समय को गिनते हुए उन्हें 5 सेकंड के भीतर छिपकली जाति के अभिजात वर्ग का सामना करना पड़ेगा। निंग जी तेजी से चू चेनेक्सी के कंधे पर जा गिरा। चू चेनेक्सी ने अपने लंबे भाले को कसकर पकड़ रखा था, उसका शरीर हल्की हरी रोशनी से घिरा हुआ था। दरवाजे के ऊपर छत से 3 सादा योद्धा कीट उल्टे लटके हुए थे, हथियार उठाए हुए पूरी तरह से युद्ध की मुद्रा में। इसके बाद इस व्यक्ति, तितली और 3 कीड़ों को केवल एक ही काम करना था, चुपके से हमला करना। ये वह पहला उपयोग था जिसके बारे में निंगजी ने अपनी जल्दबाजी में ये पता लगाने के बाद सोचा कि उसके पास छलावरण की क्षमता है। छुपकर हमला, घात लगाकर वार, एक ही वार में मार गिराना। वूश! कमरा नंबर 2036 का दरवाजा अचानक खुल गया और हवा सीटी बजाते हुए अंदर घुस आए। हरे रंग की खाल वाले 2 कुलीन प्राणी कुछ सुस्त भावों के साथ कमरे में झांक रहे थे। ये 5वां दरवाजा था जिसे उन्होंने खोला था। पिछली 5 बार वे उम्मीद से अंदर घुसे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिससे उनकी सतर्कता लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। स्विश! ठीक उसी क्षण जब उन्होंने अपनी उचित सतर्कता खो दी, दरवाजे के भीतर एक ठंडी रोशनी चमकी जो एक हाथ की चौड़ाई से भी कम खुली थी। क्लैंग! क्रैक क्रैक क्रैक! धातुओं के टकराने की आवाज के बीच हल्के हरे प्रकाश से घिरा एक बिंदु अचानक एक हरे रंग की छिपकली के सिर की ओर बढ़ा।
हल्के हरे रंग की डार्क एनर्जी का विस्फोट हुआ और हरे रंग के तराजू वाले छिपकली जैसे दिखने वाले व्यक्ति के कवच का नेत्र आवरण तुरंत चकनाचूर हो गया, साथ ही बहुरंगी प्रकाश की एक लकीर भी चमक उठी। स्विश, बूम, दरवाजा खोलने वाले हरे रंग के छिपकलीनुमा योद्धा के सिर के पिछले हिस्से से अचानक खून के धुंध का एक बादल फूट पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे गिरने लगा। उसके बगल में खड़ा छिपकलीनुमा आदमी सदमे से चिल्ला उठा, तभी उसने कमरे के अंदर चू चेनेक्सी को देखा। उसके हाथ में मौजूद डेथ रिवॉल्वर ने तुरंत 7 लाल किरणें छोड़ी। दुर्भाग्यवश चू चेनेक्सी को इसका पहले से ही अनुमान था। भाले से किया गया उसका वार सफल होते ही वह तेजी से नीचे झुक गई और प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बचने लगी। दरवाजे के ऊपर छत से लटके सदा योद्धा कीटों ने हमला किया। उनके बाएं पैर में लगी जैव कण बंदूकों ने तुरंत ही गोलीबारी करने वाले हरे रंग के 3 कुलीन योद्धाओं के सिर उड़ा दिए। निंगजी, चू चेनेक्सी और आत्मसमर्पण करने वाले सदा योद्धा कीटों ने निर्बाध रूप से समन्वय स्थापित किया और पल भर में 4 हरे रंग के कुलीन सैनिकों को मार गिराया। लेकिन चू चेनेक्सी इससे संतुष्ट नहीं थी। लगभग सदा योद्धा कीट की तरह सफल हुए, वो फुर्तीली बिल्ली की तरह लुढ़कते हुए छिपकली जैसे योद्धाओं के एक और समूह की ओर बढ़ी, जिन्होंने अभी अभी अपना सिर घुमाया था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उसका दाहिना पैर युद्ध कुल्हाड़ी की तरह आगे बढ़ा। बम, घटनाओं के अचानक हुए इस मोड़ से अचंभित होकर हरे रंग की खाल वाले 2 कुलीन छिपकलीनुमा योद्धा कवच समेत क्षैतिज रूप से हवा में उड़ गए। वूश, हवा जोर से चल रही थी और उनके उतरने से पहले ही 3 खतरनाक दांतेदार युद्ध तलवारें भयानक बल के साथ नीचे आ गिरी। उसी समय लिजार्डमैन अभिजात वर्ग के शेष 2 समूहों ने अंततः प्रतिक्रिया दी। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों लाल किरणें दागी, जिन्होंने चू चेनेक्सी और अपनी तलवारें निकाल चुके 3 सादा योद्धा कीटों को पूरी तरह से घेर लिया। बम, क्लैंग क्लैंग क्लैंग, भयंकर धमाकों और धातु के टकराने की गूंज के बीच दांतेदार युद्ध तलवारों ने अचूक सटीकता से हरे रंग के छिपकलीनुमा प्राणियों के सिर पर प्रहार किया। गहरे हरे रंग के हेलमेट चकनाचूर हो गए और खून व मस्तिष्क के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। बहुरंगी प्रकाश एक सुरक्षात्मक ताबीज की तरह फिर से प्रकट हुआ, जिसने चू चेनेक्सी और तीनों सादा योद्धाओं को इतनी मजबूती से सुरक्षित कर लिया कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकी। बटरफ्लाई स्वॉर्म द्वारा एकत्रित भारी मात्रा में डार्क एनर्जी को अवशोषित करने के बाद निंगजी इस बार गोलियों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम था, और ऐसा करने के बाद भी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इस चमत्कारिक दृश्य को देखकर चारों छिपकली जैसे प्राणी स्तब्ध रह गए। उनकी समझ के अनुसार पार्टिकल डार्क एनर्जी गन की लेजर गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, भला कोई चीज इसे कैसे रोक सकती थी। स्विश 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 स्विश, हरी रोशनी वाला भाला फिर चमका, लाल किरणें निकली और बहुरंगी रोशनी फिर से प्रकट हुई। निंगजी और चू चेनेक्सी इस तरह के जवाबी हमले के अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकते थे। बम 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 बम, 4 मंद धमाकों के बीच छिपकली जैसे दिखने वाले जीवों के शेष 2 समूह निंगजी, चू चेनेक्सी और सदा योद्धा कीटों के उन्मत्त हमले के तहत तुरंत खून से लथपथ छलनी में बदल गए। इस समय तक छिपकली जाति के हरे रंग के पपड़ीदार अभिजात वर्ग का ये लापरवाह दस्ता यहां पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उस व्यक्ति और तितली ने लगभग बिना किसी संचार के पूर्ण समन्वय हासिल कर लिया था और 10 से अधिक छिपकली जैसे प्राणियों को मार गिराया था। सच कहूं तो जब तक आखिरी छिपकलीनुमा आदमी जमीन पर नहीं गिरा, चू चेनेक्सी को ऐसा लग रहा था मानो वह सपने में हो। छलावरण, समन्वय, छुपकर हमले, शायद वे सचमुच लड़कर बाहर निकल सकते हैं। इस समय चू चेनेक्सी मन ही मन सोचने लगी।